So, hello everyone, and in the last class we have discussed about the MCQ type questions which we have already discussed, and this is part second of क्लास फर्स्ट क्लास हमारी चल रही है। फर्स्ट क्लास हमारे पास में जो थी वो यूनिट 1 की थी, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैट्स डिस्कस कर रहे हैं। सारे PYQs हमने देख लिए थे जितने MCQ में आए थे, जिस पैटर्न से MCQ स्टार्ट हुआ है तब से। और अब हम देखने वाले हैं 2018 से 2025 तक जो शॉर्ट आंसर्स हैं, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर इज प्लेस्ड as shown as in the figure in a region where electric field E is 500 x I cap। तो 500 x I cap यहाँ पर आपको दे रखा है, तो x कुछ वैल्यू है, वेरिएबल है। here x is in meters and E is न्यूटन कूलम। अब हमें फाइंड क्या करना है? फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब एंड चार्ज विद इन द क्यूब। अब फ्लक्स फाइंड करने से पहले थोड़ा सा बेसिक हमको पता होना चाहिए कि फ्लक्स होता क्या है। तो द फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस में से अगर पास हो रही है तो वो होता है हमारे पास में फ्लक्स। और इसके लिए कंडीशन होती है कि क्यू नेट जो होता है, अगर कोई चार्ज है तो वो नेट चार्ज जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नेट चार्ज अंदर जीरो है किसी सरफेस के, तो फ्लक्स वहां से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये थी बेसिक्स कुछ फ्लक्स के बारे में। और फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला होता है जो हम गॉस लॉ से पढ़ते हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास में क्लास 12th का। तो फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कहते हैं, इसको हम सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल अगर हम ले लेंगे तो वो हमारे पास में आ जाएगा फ्लक्स। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखने की ज़रूरत ये है कि E की वैल्यू क्या दे रखी है। तो E हमें दे रखा है 500 x I कैप। दिस मीन्स दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x डायरेक्शन में गुजर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में जा रही है। देखिए, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि I कैप दे रखा है। तो सरफेस कौन सी हम कंसिडर करेंगे? अगर x कैप में अगर आई कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इसका मतलब वाई और जेड डायरेक्शन में कोई फ्लक्स नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स इज ओनली थ्रू दिस सरफेस। फ्लक्स इज ओनली थ्रू दिस सरफेस। मैं थोड़ा सा डार्क करके बता देता हूँ। ये जो सरफेस आपको दिख रही है, इस सरफेस से ही फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो अगर पूरी क्यूब का फ्लक्स निकालना है तो हमें सिर्फ इस फेस का फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो लेट अस से इस फेस इज ABCD। ठीक है, तो आंसर में आपको लिखना है फ्लक्स थ्रू अदर फेसेस ऑफ द क्यूब इज zero since E is only in x direction. Therefore, flux through the cube is equals to flux through ABCD। ठीक है, फ्लक्स थ्रू फेस ABCD। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब यहाँ पर हमको E की वैल्यू दे रखी है। E की वैल्यू कितनी दे रखी है? E is 500 x I cap। now what is this x? x is the distance in x direction। ठीक है, तो हमको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जो फेस निकाल रहे हैं, जिस फेस से फ्लक्स निकाल रहे हैं, वो कितने डिस्टेंस पर है? वो कुछ इतने डिस्टेंस पर है, इस O पॉइंट से लेके और यहाँ तक जो फेस आ रहा है, जिस पॉइंट से हम, जिस प्लेन से हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, वो उसकी डिस्टेंस इतनी है। अब देखिए कि इसका जो एज दे रखा है या इसकी साइड दे रखी है क्यूब की, वो है 0.1 मीटर्स। एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस ओरिजिन टू वेयर द क्यूब इज स्टार्टिंग, दिस इज ऑल्सो 0.1 मीटर। मतलब कि जो क्यूब पड़ा हुआ है इस तरीके से,
हमको फ्लक्स निकालना है, हमको फ्लक्स निकालना है इस फेस से, ठीक है। फ्लक्स निकालना है इस फेस से, और इस की डिस्टेंस कितनी है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस क्यूब की डिस्टेंस है 0.1, एंड ऑल्सो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 0.1, यहाँ से लेके यहाँ तक की भी डिस्टेंस जो है वो 0.1 है। सो x विल बी 0.1 प्लस 0.1 विच मीन्स 0.2। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 500 x विल बी 0.2 आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, दिस फेस ए बी सी डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी है, तो 500 इंटू 0.2 आई कैप, ठीक है। तो ये आपके पास में हो जाएगा एंड 100 so this will be 100 I cap E. Now simple, we have to find the flux. Flux is equals to E dot ds. So the flux will be E into area, and area of this face will be 0.01 whole square. So the E is 1100 I cap, and area will also be in I cap because area वेक्टर किस तरफ जा रहा है, देखिए ABCD का एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो इसका जो एरिया होगा वो भी आई कैप की दिशा में ही होगा, ठीक है। तो 0.1 इंटू 0.1 विल बी 0.01 आई कैप, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1, और फाई की जो हमको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, फाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1 मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अब सेकंड पार्ट क्या निकालना है, सेकंड पार्ट निकालना है चार्ज विद इन द क्यूब। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ऑल्सो गिवन एज फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट टोटल एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो अगर हम इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू एनक्लोज्ड विल बी क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू फाइव इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाइव हमारे पास ऑलरेडी आ गया 1 मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है, इट इज़ 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम, 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख देता हूँ, इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये आएगी टोटल चार्ज, चार्ज विद इन द क्यूब, चार्ज विद इन cube is equals to 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम, ठीक है। तो ये हमारे पास में टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सेज द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कम्प्लीटली फिल्ड इन टू वेज। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो स्पेस दे रखी है वो completely filled कर रखी है, इट इज नॉट partially filled, ठीक है। इन फर्स्ट केस इट इज filled with a slab of dielectric, filled with a slab of dielectric constant K. In the second case it is filled with two slabs of equal thickness and dielectric constant K1 and K2, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि कैपेसिटेंस इन दोनों की है, एक तो कैपेसिटर ये है फर्स्ट वाला, केस फर्स्ट एंड केस टू, इन दिस K1 and K2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए ये होता है इस फैशन में, इन फैशन में अगर कैपेसिटेंस होती है तो ये कैपेसिटेंस इन सीरीज होता है, कैपेसिटेंस इन सीरीज, और कैपेसिटेंस इन पैरेलल का मतलब इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इस तरीके से हमको दे रखा है, तो ये होता है कैपेसिटेंस इन पैरेलल। नाउ दिस केस इज ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज। अब वो बोल रहा है कि इस फर्स्ट वाले की कैपेसिटेंस और सेकंड वाले की कैपेसिटेंस दोनों की सेम है। तो चलिए ढूंढते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा। इसका आंसर निकलेगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर कोई उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसमें सिर्फ वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इट विल बी बिकम एज
k into A epsilon naught into upon D. Now for capacitance in parallel, it is in series, it is given as 1 upon C total C matlab C equivalent, it is given as 1 upon C1 plus 1 upon C2. So we can write as 1 upon C equivalent. सेम फार्मूला यहाँ पर लगेगा, तो मैं लगा दूंगा 1 अपॉन C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड सेम एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट अपॉन इसकी थिकनेस कितनी है D/2 प्लस 1 अपॉन K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. कितना आता है, 2 की वैल्यू ऊपर चली जाएगी और हमको मिल जाएगा D अपॉन 2K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस D upon 2K2 A epsilon naught. This will be 1 upon C equivalent. If we take common, we get D upon 2A epsilon naught common, and in bracket 1 upon K1 plus 1 upon K2. So मैं यहाँ पे डायरेक्ट C equivalent की वैल्यू लिख दूँ. C equivalent is equals to K2 K1 upon K1 plus K2 and 2A epsilon naught upon D. ये आ गया हमारे पास में C equivalent. Now given is these two C equivalent and C, ये दोनों equal हैं, ये हमको दे रखा है. The capacitance of the capacitor is same in the two cases. Obtain the relationship between K, K1 and K2. तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे अगर, तो हमारे पास आ जाएगा A epsilon naught upon D, K A epsilon naught upon D is equals to K1 K2 upon K1 plus K2 2A epsilon naught upon D. एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ए, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ए कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा अल्टीमेटली के इज इक्वल्स टू 2K1 K2 upon K1 plus K2. This is the required relationship between K, K1 and K2. We have the next question is 12 negative charges of same magnitude are equally spaced and fixed on a circumference of a circle of radius r. मतलब 12 नेगेटिव चार्जेस -q -q ये एक सरकमफेरेंस पे रखे हुए हैं और ये इक्वली स्पेस्ड है, मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दोनों का बराबर है. ठीक है, ये इक्वली स्पेस्ड है. नाउ वो ये कह रहा है कि इसके सेंटर पे क्या पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर. अब क्योंकि पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल आएगा सारे 12 चार्जेस का, वो सेंटर पे सिंपली उनका सम होगा. ठीक है, इसमें हमको कोई भी एंगल कंसिडरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो फॉर 12 चार्जेस हम पहले एक चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे. V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर. ठीक है, सिंपल फॉर्मूला. अगर चार्ज नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, V इज माइनस के क्यू बाय आर. सो चार्ज नेगेटिव होगा तो माइनस क्यू बाय, एंड डिस्टेंस कितना है सेंटर से r. ये है ड्यू टू 1. अब टोटल अगर निकालेंगे पोटेंशियल तो ये हो जाएगा 12 इंटू वी क्यू, एक चार्ज का जितना पोटेंशियल होगा सेंटर में. दिस विल कम एज 12 इंटू के क्यू बाय आर, विच इज रिटन एज आफ्टर substituting the value of k 1 upon 4 pi epsilon naught 12 q upon r. तो ये आ जाएगा हमारे पास में पोटेंशियल. अब सेकंड चीज वो बोल रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी कि लेट अस कंसीडर चार्ज 1. तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह डायरेक्शन में है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास में, मैं आपको दिखाता हूँ. देखिए, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस डायरेक्शन में.
ठीक है, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इसके अपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस इज ड्यू टू E1। एंड अगर इसके अपोजिट चार्ज देखो तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उल्टी डायरेक्शन में, जो कि होगी माइनस ऑफ E1। ठीक है, तो एकदम डायरेक्शन उल्टी है, तो ये दोनों फील्ड कैंसिल हो जाएगी। अगर कोई दूसरा चार्ज लेते हैं 2, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यहाँ पर E2। एंड सिमिलरली इसके अपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यहाँ पर -E2। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। सो all the electric field components get cancelled with each other। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सेंटर पर, वो हो जाएगी हमारे पास में 0। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है इफ द चार्जेस आर अनइक्वली स्पेस्ड, इफ द चार्जेस आर अनइक्वली फेस्ड एंड फिक्स्ड ऑन द आर्क ऑफ 120 डिग्री ऑफ रेडियस r। अब यहाँ पर क्या किया कि एक आर्क ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास में एक आर्क आ गया, और इस आर्क पे अनइक्वल डिस्टेंसेस पे चार्जेस प्लेस कर रखे हैं। ठीक है, तो अब वापस पूछ रहा है कि सेंटर पे क्या निकालिए? सेंटर पे निकालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमको इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज स्केलर। तो अगेन चार्जेस के आपस में डिस्टेंस कितना है या चार्जेस किस एंगल पर बेस्ड है, इस पर फर्क ही नहीं पड़ता। तो पोटेंशियल एट सेंटर, बी पार्ट का सॉल्यूशन है। पोटेंशियल एट सेंटर इज सिंपली द सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ ईच चार्जेस। ठीक है, तो इसमें भी कितना आ जाएगा? इसमें भी वही सेम, सारे चार्जेस का पोटेंशियल देख लो कि एक चार्ज का पोटेंशियल कितना कितना हो रहा है। एक चार्ज का पोटेंशियल वही सेम -KQ/R। सो 12 चार्जेस का कितना हो जाएगा? V टोटल ये हो जाएगा 12KQ/R एंड 12/4πε0 Q/R। सिंपली दिस विल बी द टोटल पोटेंशियल। चलिए, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। बस ये जो इसमें हमको जो भी लैंग्वेज दे रखी है, जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर थोड़ी सी टफ दे रखी है, इस वजह से घुमा रखा है कि 12 नेगेटिव चार्जेस आर इक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स्ड ऑन द सरकमफेरेंस। दिस मीन्स थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। Draw the equipotential surfaces corresponding to a uniform electric field in the z direction। अब z डायरेक्शन में हमको क्या बनानी है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फर्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है, देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसका थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? एक ऐसी सरफेस जिस पर पोटेंशियल चेंज जीरो हो, dv इज जीरो और v इज कांस्टेंट। ठीक है, v क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या? अब v इज W/Q। देखिए, कॉन्सेप्ट ऐसे ही याद होते हैं। v इज इक्वल्स टू W/Q, मतलब एक चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन हुआ, इसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। तो
v इज कांस्टेंट मतलब इस चार्ज q को मैं एक पॉइंट से लेके दूसरी पॉइंट पे b पॉइंट पे अगर चार्ज को मूव करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मूव करूंगा तो इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा 0, ठीक है। तो नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये भी आप लिख सकते हो, नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज from one point to another on an equipotential surface, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। चलिए, तो फर्स्ट पोर्शन तो हो गया। सेकंड पोर्शन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। अब एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल या फिर इक्वेटोरियल लाइन या फिर जनरल पॉइंट, ये डायपोल का जो क्वेश्चन है ये मोस्ट फेवरेट रहता है बोर्ड के लिए। डायपोल हमेशा पूछा जाता है या तो एमसीक्यू में या 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में। तो डायपोल आपको अच्छे से करके जाना है। मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि डायपोल की सारी डेरिवेशंस आपकी टिप्स में होनी चाहिए, चाहे डायपोल का एक्सप्रेशन निकालना हो, ठीक है, या फिर डायपोल का आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सियल भी पूछ सकता है और वो इक्वेटोरियल भी पूछ सकता है, ये दो एक्सप्रेशन है। फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर टॉर्क, ये तीन चीज़ें आपकी हमेशा डायपोल की रेडी होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले डायपोल का एक्सप्रेशन निकालने से पहले हम डायपोल समझते हैं कि डायपोल होता कैसे। छोटा सा एक डायपोल का कॉन्सेप्ट है कि डायपोल इज टू इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड हुआ तो डायपोल नहीं कहला जाएगा। तो ये सबसे पहले तो होता है इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस होते हैं ऑफ ऑपोजिट साइन, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन, ठीक है, या ऑपोजिट चार्जेस। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है वो होता है, हम ले सकते हैं इसको 2L, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी पड़ता है, आप L भी ले सकते हो। और इसके सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होता है वो होता है, ये इतना L होता है और ये इतना L होता है, ठीक है। दोनों डिस्टेंस कितने होते हैं, L और L, ठीक है। डायपोल मोमेंट 2QL या फिर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, चार्ज इज इक्वल्स डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है, इतना डायपोल के लिए इनफ है। अब वो पूछ रहा है कि मैं डेरिवेशन निकालो, किसका डेरिवेशन, एक्सियल लाइन पे। तो डायपोल की एक्सियल लाइन क्या होती है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point on axial line of a dipole, ठीक है। तो पहले आप एक्सियल लाइन देखिए कि एक्सियल लाइन क्या होती है। एक्सियल लाइन यहाँ पर मैं बना देता हूँ। डायपोल बन गया माइनस क्यू प्लस क्यू and distance will be, this is L and this is again L, and a point is considered point P, point P, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस है वो हम लेते हैं सेंटर से। तो सेंटर से, डायपोल के सेंटर से
जो इस पॉइंट P का डिस्टेंस, अब देखिए एक्सियल लाइन कौन सी होगी, एक्सियल लाइन ये होती है, उसकी एक्सिस पे, ये डायपोल की एक्सिस है। इक्वेटोरियल में क्या होगा, इक्वेटोरियल में इसके परपेंडिकुलर लेंगे, या तो यहाँ पर लेंगे या फिर यहाँ पर लेंगे, ठीक है। ये हमको नहीं देखना, अभी हमको देखना एक्सियल लाइन, दिस इज द एक्सिस। तो इस एक्सियल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लिया P, ये क्या है हमारा एक्सियल पॉइंट है, किसी भी एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है। अब इसका सेंटर से, डायपोल के सेंटर से कितना डिस्टेंस लेते हैं हम, उस डायपोल के सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं इसको स्मॉल r, ठीक है। डिस्टेंस कितना लिया हमने, स्मॉल r। तो अब इसका जो हमारे पास में डिस्टेंस लूंगा वो कितना लूंगा, चलिए मैं कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ। दिस डिस्टेंस you are seeing, this is r minus l from point charge plus q, and from minus q charge this distance is r plus l। देखिए कैसे आया, from center, from here to here the distance is r, and from this much distance is l, जो कि सेंटर से किसी एक चार्ज का बीच में डिस्टेंस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एल, और नेगेटिव चार्ज से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस एल। तो सिंपल, अब क्या करना है, पोटेंशियल, पोटेंशियल है हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी, मैंने बार बार बताया। तो माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल और प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल जो पी पॉइंट पे होगा, उसको हम दोनों को ऐड कर लेंगे। तो पहले, सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट, कौन से पॉइंट में, पॉइंट P। so this will be V minus Q is equals to पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस के क्यू, क्यू कितना है माइनस क्यू अपॉन आर। अब आर डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल, ये हो गया आर प्लस एल। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ठीक है, माइनस के क्यू बाय आर। सिमिलरली अब पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, V प्लस क्यू विल बी माइनस के, एंड चार्ज कितना है प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है प्लस क्यू से डिस्टेंस P पॉइंट का r माइनस एल है, तो ये हो जाएगा r माइनस एल, ठीक है। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर माइनस एल होल स्क्वायर। तो अब क्या करना है, अब सिंपली हमको पोटेंशियल के फॉर्मूले लूंगा, V एट P कितना होगा, V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, V प्लस क्यू कितना है, माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस एल प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस एल, के क्यू अपॉन आर प्लस एल। So what is common, kq is common, and in bracket we write as minus 1 upon r minus l plus 1 upon r plus l। अगर हम LCM लेते हैं तो कितना आ जाएगा, kq, this will be minus r minus l plus r minus l upon a minus b, a plus b। नेक्स्ट उसमें हम आइडेंटिटी लगा के कर लेंगे सॉल्व, कितना हो जाएगा ये, के क्यू जो कट रहा है उसे कैंसिल करते हैं, आर से आर कैंसिल, इट कम्स एज माइनस टू एल अपॉन आर माइनस एन, आर प्लस एल विल बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सो दिस इज माइनस टू, माइनस, इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिखता हूँ, माइनस के टू क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाता है पोटेंशियल, और इसको अगर हम V ऐसे लिखें तो कितना हो जाएगा, माइनस के एज इट इज, तो माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2ql कितना बताया था मैंने बताया था 2q होता है p के बराबर, जो डाइपोल मोमेंट, एंड r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एनी डाइपोल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल का डेरिवेशन है। ठीक है, सिमिलरली आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर दिस एंड इक्वेशन नंबर दिस, ये वाली इक्वेशन ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो उसका एक अलग फार्मूला आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलिए चलते हैं। एक सेकंड। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 पॉइंट चार्जेस Q, कैपिटल Q, स्मॉल q, फिर कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A। और स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है A, और इसकी जो ये कितनी है A है। ठीक है, अब फर्स्ट चीज क्या पूछी है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q। अब कोई सा भी चार्ज कौन सा लेना है आपकी मर्जी। मैं इस चार्ज को बोल देता हूँ चार्ज नंबर 1, इसको बोलता हूँ चार्ज नंबर 2, इसको बोलता हूँ चार्ज नंबर 3, इसको बोलता हूँ चार्ज नंबर 4। ठीक है, आप ABCD भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप ABCD ले लो। ठीक है, तो मैं इसमें चार्ज कौन सा कंसिडर करूँगा, मैं इसमें चार्ज कंसिडर करूँगा हमारे जिसके ऊपर फोर्स लगाएंगे हम, वो F, जो फोर्स लगेगा वो फर्स्ट चार्ज में कंसिडर करता हूँ। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस किस का लगेगा, तो देखिए सबसे पहले इसका फोर्स लगेगा इस स्मॉल q चार्ज का। ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, या तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड देते, या तो चार्ज का साइन देते, तो हम बता सकते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा, अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो स्मॉल q का लगेगा हॉरिजॉन्टली ऑन q। सिमिलरली इस स्मॉल q का चार्ज का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस कैपिटल Q का फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, आप ये देखिए ध्यान से। अच्छा, हमने सॉरी, एक क्वेश्चन था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन, ये हमने देखा नहीं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके से बनानी है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखिए, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, इक्विपोटेंशियल सरफेस का बहुत छोटा सा डायग्राम था। देखिए, अगर z डायरेक्शन में हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन z डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन z डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी कुछ इस तरीके से, इस फैशन में। एक प्लेन बन जाएगा हमारे पास में ऐसा। ठीक है, फिर ऊपर एक प्लेन बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, फिर इसके ऊपर वापस एक ऐसा, इस तरीके की सरफेसेस बन जाएंगी। तो ये प्लेन्स हैं कुछ कुछ डिस्टेंस पे। तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल है ये dv है, इसके ऊपर क्या रहेगा, जीरो। दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन। ये मैंने z डायरेक्शन के लिए बनाई, z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इस फील्ड के ऊपर जो dv रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारे पास में जीरो, चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो बस सिंपल ऐसे पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी होती है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में, तो किस तरीके से बनेगी, तो इट विल बी इन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी इन एक्स वाई प्लेन। देखिए आप एक्स वाई प्लेन में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रही होगी, ये जो प्लेन है ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है,
ये वाला प्लेन क्या है? ये वाला प्लेन क्या है? एक्स वाई प्लेन। ठीक है। अब वो पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक्स डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनाओ, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सरफेस बनाओ, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो सबसे पहले तो फोर्सेस का फॉर्मूला निकालना है। तो फोर्सेस का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? F इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिंपल फार्मूला है, लेकिन इतना सिंपल ये क्वेश्चन है नहीं। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें हमको पहले देखना पड़ेगा कि F का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फर्स्ट चार्ज हमने लिया वन, वन के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? सेकंड लगा रहा है। तो फोर्स जो मैं फर्स्ट फोर्स ले रहा हूँ दिस इज F1, देखो इसको मैं फोर्स लेता हूँ, दिस इज F2 फोर्स, दिस इज F3 फोर्स एंड दिस इज F4 फोर्स। ठीक है, तो F2 विल बी इज इक्वल्स टू K कैपिटल Q, यहाँ से मैं सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ए पार्ट निकाल रहे हैं हम, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन साइड कितनी है ए स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली F3 विल बी, F3 क्या हो जाएगा हमारे पास में, के क्यू क्यू अपॉन कितना हो जाएगा ये, के क्यू क्यू अपॉन रूट टू ए होल स्क्वायर। दिस डिस्टेंस कितनी है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगी रूट टू क्यू, रूट टू ए। देखो ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दिस इज ए ए ए एंड ए, दिस डिस्टेंस विल बी रूट टू ए। अब कैपिटल क्यू के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है, इसको मैं अगर यहाँ से हटा दूँ, कैपिटल क्यू के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो किस डायरेक्शन में फोर्स होगा, ये जो फोर्स है दिस इज F3 फोर्स, किस डायरेक्शन में होगा, ये होगा इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये होगा इन दिस डायरेक्शन। ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब कोई भी स्क्वायर है अगर इसका डायगोनल है तो एंगल कितना बनाता है, 45 डिग्री। एंगल कितना बनाता है, 45 डिग्री। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F3 force, this is F3 force. Now this F3 force can be resolved in two components, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, हम डायरेक्टली इनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इनको डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो सिमिलरली दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्री। तो F3 को अगर दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सही है। ठीक है, this will be F3 cos of 45 degree and this will be F3 sin of 45 degree। ठीक है, अब जो छोटे स्मॉल क्यू चार्जेस हैं, इस स्मॉल क्यू चार्जेस का तो डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, तो इनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने देखा था ये फोर्स क्या है, ये फोर्स आ गया हमारे पास में F2, ये डायरेक्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और सिमिलरली ये जो फोर्स लग रहा है ये है हमारे पास में F4, तो F4 फोर्स भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है F4। तो अब कंपोनेंट्स भी रिजॉल्व हो चुके हैं, अब हम सीधा इसका निकाल सकते हैं कि क्या होगा हमारे पास में इनके फोर्सेस। ठीक है, चलिए, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो जाएगा F3 cos 45 डिग्री प्लस F2। ठीक है, F3 cos 45 प्लस F2, ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में इस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स। सिमिलरली Fy विल बी F3 sin 45 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा F4, F4 हो जाएगा। देखिए F4 लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से हमको फोर्सेस निकालने हैं। अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ F3 की वैल्यू क्या होगी,
सबसे पहले F2 की वैल्यू लिखते हैं। F2 इज लिख दिया मैंने। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने वैल्यू लिख दी F2 F3, और F4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F4 भी लिख ही देते हैं। F4 की वैल्यू आ जाएगी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इन वैल्यूज को आपको इन दो इक्वेशंस में लिखना है, एफ एक्स की और एफ वाई की, इन दो की वैल्यूज में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये करिए। ये करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, F3 cos 45, मतलब cos 45 का 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो K Q अपॉन √2 ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a स्क्वायर एंड 1/√2 प्लस F2 की वैल्यू, F2 इज KQQ अपॉन ए स्क्वायर, KQQ अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल Q आना चाहिए, कैपिटल Q, तो कैपिटल Q आना चाहिए। ठीक है, चलिए सिमिलरली एफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी F3 अगेन साइन 45, तो सेम एक्सप्रेशन होगा, K कैपिटल Q अपॉन 2a स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस F4 की वैल्यू अगेन सेम, KQ अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई एफ वाई एंड एफ एक्स। अब देखिए क्या करना है। अब होता है अपने पास में इनका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, और पूरा फार्मूला लिख दो तो में क्या होता है, 2f(x) ये रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला, कॉस जो भी थीटा होता है इन दोनों के बीच में एंगल, तो एफ एक्स और एफ आई के बीच में देखिए एंगल कितना है, एफ एक्स किस डायरेक्शन में, एफ एक्स है in horizontal direction, Fy is in vertical direction, this is Fy. Now this theta angle is equals to 90 डिग्री। ठीक है, थीटा एंगल कितना है, 90 डिग्री दोनों फोर्सेस के बीच में, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स Fx और वर्टिकल फोर्स Fy, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो थीटा अगर 90 है तो कॉस वाला ये पूरा फैक्टर कितना हो जाएगा, 0। तो सिंपली F रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये करो और इससे आपके पास में एफ रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाती है। इसमें वैल्यूज दे नहीं रखी क्यों, क्योंकि तो आप इतना अगर करके छोड़ देंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनकी वैल्यूज आप लिख दो, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज हैं, एफ एक्स की और एफ वाई की सेम वैल्यूज आ रही हैं, इनको आप लिख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिख देता हूँ मैं, वैल्यूज भी लिख ही देता हूँ। 2 टाइम्स हैं ये एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर, तो जो भी कॉमन आ रहा होगा बाहर आप देख लेना, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और ये कितनी टाइम्स है, यहाँ पर भी सेम है, अगर एफ एक्स सेम है तो एफ वाई भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंटू 2 टाइम्स। तो देखिए अंदर क्या बचता है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बाहर, तो बन जाएगा √2, ये सेम √2 एज इट इज़, एंड बाहर क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर प्लस KQQ अपॉन 2√2a² अपॉन a², ये आ जाएगा अपने पास में बाहर। ठीक है, तो इसको अगर ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा KQ² अपॉन 2a² प्लस √2 KQQ अपॉन a²। ठीक है, ये अपने पास में टोटल फोर्स की वैल्यू आती है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं। अब निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला, किसी भी डिस्क्रीट चार्ज दिया होगा आपको अभी तक, कंटिन्यूस चार्ज तो अभी नहीं देंगे, डिस्क्रीट चार्जेस मतलब सिंगल सिंगल चार्जेस अलग अलग दे देंगे, किसी भी सिस्टम के, कोई सा भी सिस्टम दे सकते हैं आपको, हेक्सागन भी दे सकते हैं, यहाँ पे चार्जेस पड़े हुए हैं इसके कॉर्नर्स पे, आपको कोई स्क्वायर दे सकते हैं, आपको कोई सर्कल दे सकते हैं। अगर डिस्क्रीट चार्जेस है मतलब ये चार्जेस अलग अलग हैं, कंटिन्यूस का मतलब पूरा एक स्फीयर दे दिया, उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी देंगे, तो कंटिन्यूस का मतलब डेंसिटी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी,
लेकिन डिस्क्रीट चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं, सिंगल सिंगल चार्जेस हैं, ठीक है, सिंगल चार्जेस दे रखे हैं। तो देन पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 समेशन करेंगे आप, और ये हो जाएगा क्यू आई इंटू वी आई, वेयर वी आई इज पोटेंशियल, वी आई इज पोटेंशियल, क्यू इज द चार्जेस, जो भी चार्जेस दे रखा है, और वी क्या होगा, वी होगा सिंपली पोटेंशियल, क्या होगा, वी पोटेंशियल ड्यू टू दो चार्जेस। तो यहाँ पे आप यू निकालो। अब देखो, फर्स्ट फर्स्ट चार्ज को रखने के लिए, यहाँ पे फर्स्ट चार्ज हमने रखा, इस फर्स्ट चार्ज को रखने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी लगाएगी वो होगी जीरो। ये हमारे पास में है फर्स्ट चार्ज कैपिटल क्यू, इसको रखने के लिए कितनी एनर्जी लगाई गई, तो इसको एनर्जी लगाई गई जीरो, ठीक है, ये हो जाएगी U1, U1 कितनी होगी, जीरो। सेकेंड चार्ज को रखने के लिए क्या होगा, सेकेंड चार्ज रखा, सेकेंड चार्ज को रखने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी, पहले पोटेंशियल निकालते हैं, V इज इक्वल्स टू के क्यू, ये V2 के लिए निकाल रहा हूँ मैं, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, V2 के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, के क्यू क्यू अपॉन ए, ठीक है, के क्यू क्यू अपॉन ए, डिस्टेंस कितना है ए। फिर V3 के लिए कितना लगेगा, V3 के लगेगा इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, डिस्टेंस बिटवीन कितना है, √2a, फिर प्लस के क्यू क्यू अपॉन ए, सिमिलरली V4 हो जाएगा, V4 कितना हो जाएगा, इन इस छोटे क्यू के लिए कितना हो जाएगा, एक इस चार्ज से, एक इस चार्ज से, और एक इस छोटे चार्ज का इफेक्ट आएगा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने में। तो V4 विल बी के स्मॉल क्यू अपॉन √2a प्लस, फिर देखिए क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए, फिर प्लस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए। तो इसको आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, और इन सबको ऐड करेंगे, कुछ कैंसिल होगा, कुछ आ जाएगा आंसर, एडिशन सब्ट्रैक्शन होके वो आपकी यू आ जाएगी। इसकी बजाय मैं कहूँगा कि आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें, ठीक है, ये मैंने अलग अलग करके बता दिया आपको, ये वाला फार्मूला यूज़ करो, तो इससे भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो चार्ज है चार्जेस की वैल्यू लगाओ, 1/2 करो और पोटेंशियल की वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो चलिए आंसर आ जाता है इसका, इसको सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U4, U3 प्लस U4, ये आ जाएगा 4 QQ अपॉन A प्लस KQ स्क्वायर अपॉन √2a प्लस KQ स्क्वायर अपॉन √2a, ठीक है, ये आ जाएगी इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, ये दे रखा है कि 3 point charges small q minus 4q and 2q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L as shown in the figure. Obtain the expression for magnitude of the resultant electric force acting on charge q, ठीक है। तो वापस सेम सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगा इसमें हमको वापस रिजॉल्व करना पड़ेंगे, चीज़ें रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। देखिए ये आपके पास में है आपका ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब इसके जो एंगल्स हैं वो कितने हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। अब इस पॉइंट पे चार्ज है -4q, इस पॉइंट पे चार्ज है -4q, इस पॉइंट पे चार्ज है 2q, एंड इस पॉइंट पे चार्ज है q। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L L एंड L। अब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन चार्ज q, मतलब चार्ज q के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अब देखिए q चार्ज है, स्मॉल q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और -4q चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो द फोर्स विल बी दिस, दिस फोर्स इज
हम ले रहे हैं इसको F1, दिस फोर्स इज F1, ठीक है। तो F1 is attractive force, attractive force on small q due to -4q, ठीक है। सिमिलरली F2 देखिए, F2 किसके ऊपर लगेगा, F2 लगेगा 2q की वजह से q के ऊपर। अब दोनों कैसे चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो इसका फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये दोनों को रिपेल करेगा। F2 विल बी इन दिस डायरेक्शन, मतलब यहाँ से अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ तो दिस विल बी F2, दिस विल बी F2, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल्स देख लेते हैं। 60 डिग्री ये है, तो अगर यहाँ से एक लाइन जा रही है, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू चार्ज। अगर ये लाइन है कुछ इस तरीके से, ये कितनी है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, तो ये जो रिजॉल्व होगा ये हो जाएगा F, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, हमको तो सिर्फ रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, F2 जा रहा है इस डायरेक्शन में और F1 जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो F2 और F1 कैलकुलेट करो, F2 और F1 कैलकुलेट हो जाएंगे, और F2 F1 कैलकुलेट करने के बाद में इसका अपन को निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। सो दिस विल बी F2 इज repulsive force on Q due to 2Q, ठीक है। तो F1 हम कैलकुलेट करेंगे, F1 कितना आ जाएगा, K Q -4Q अपॉन कितना डिस्टेंस है L², ठीक है। एंड F2 विल बी K 2Q स्मॉल q अपॉन L², यह आ जाएगा F1 F2। एंड रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होता है, इसको मैं लिखता हूँ 4K Q² अपॉन L² एंड 2K Q² अपॉन L², ठीक है। अब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट निकल जाएगा अपने पास में F इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पर cos थीटा क्या होगा, थीटा एंगल इज बिटवीन, थीटा एंगल इज बिटवीन F1 एंड F2, ठीक है। तो F1 F2 के बीच का एंगल कितना है, अब यहाँ पर अब देखो कि एंगल कैसे निकालेंगे हम। दिस एंगल इज 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। नाउ दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 60 + 60 हमारे पास है 120 डिग्री। तो इस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर लगा दो, F1 F2 कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -4KQ² अपॉन L², ये हो जाएगा -4KQ² अपॉन L² होल स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू 2KQ² अपॉन L² होल स्क्वायर प्लस 2 F1 की वैल्यू -4KQ² अपॉन L² इंटू 2KQ² अपॉन L² cos of 120, cos 120 is cos 120 means cos 90 plus 30, cos 90 plus 30 is in second quadrant, तो sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड ऑफ नेगेटिव साइन, तो -1/2, दिस इज cos 120 डिग्री। नाउ on solving this 2 and 2 cancel, this becomes as 16 k square q4 upon l square plus 2 का square 4 k square q4 upon l square, and this will become as minus minus plus, so plus 4 to the 8 k square l4 kq square 8k square q4 upon l4, इसको आप कैलकुलेट करो तो कितना आता है 12 प्लस 16, 16 प्लस 4 28 अंडर रूट ऑफ 28, 28 k square q4 upon l4 under root, this comes as k
क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 28 and this will be 4 into 7 रूट 28 कैन बी लिखा है 4 into 7 एंड 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर रूट 7 दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। और अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इसमें भी देखिए क्या करना है। वर्क डन मीन्स सिंपली मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि वर्क डन किया गया इन चार्जेस को इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए, इन सब चार्जेस को इन्फिनिटी पे ले गए, ठीक है, वो वर्क डन निकालना है। अब हमको पता है कि इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम तो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को पकड़ के हम एक पॉइंट पर लेकर आए, किसी सर्टेन पॉइंट पे, इसको हम बोलते हैं इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वर्क डन निकालो इस पॉइंट को वापस इन्फिनिटी भेजने में, तो अल्टीमेटली क्या है कि भाई जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी वही तो हमको कैलकुलेट करनी है, या तो इन्फिनिटी से लेकर आ जाओ या इन्फिनिटी पे भेज दो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर ही लगेगी, ठीक है। तो वर्क डन में निकालने के लिए क्या करनी है हमको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम निकालना है अल्टीमेटली। वर्क डन टू सेपरेट चार्जेस एट इन्फिनिट, सेपरेट चार्जेस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब यही है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालनी है। तो वापस फर्स्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। फिर सेकंड चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, के क्यू माइनस 4 क्यू, के क्यू माइनस 4 क्यू अपॉन एल, और थर्ड चार्ज की कितनी हो जाएगी, के क्यू 2 क्यू अपॉन एल, और इस 2 क्यू की किसके साथ में हो जाएगी, 2 क्यू की हो जाएगी -4 क्यू के साथ में, मतलब पहले क्यू की और -4 क्यू की हुई, इसको लाने में कितना लगा 0, फिर क्या हुआ क्यू और -4 क्यू को लेकर आए, और उसके बाद क्या इस 2 क्यू को ले गए, तो 2 क्यू की क्यू के साथ भी और 2 क्यू की क्यू के साथ भी, 2 क्यू की -4 क्यू के साथ भी, ठीक है। ये देखिए 2 क्यू की क्यू के साथ भी और 2 क्यू की -4 क्यू के साथ भी अपॉन एल, इसको कैलकुलेट करो कितनी आती है, ये हो जाएगा -4 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, और ये हो जाएगा -8 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, कितनी हो जाएगी -4 प्लस ये कुल मिला के आ जाएगी 10 माइनस का 10 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। दिस इज द वर्क डन, दिस विल बी द वर्क डन ऑफ मूविंग these charges to infinite distance। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और काफ़ी आज की क्लास हैवी थी, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगली क्लास में इन चीज़ों को आप रिवाइज करके आना, अब भले ही वापस इस वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लेना, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स थे, हमने क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ साथ सॉल्व करने के साथ साथ में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया है, ठीक है, ताकि आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो, ना कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स में रह जाएं या फिर ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग में रह जाए, आपकी दोनों चीज़ें साथ में चले। मैंने ऐसी कोशिश करी है, तो ट्राई कीजिएगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज करें, फॉर्मूलेज जो हैं जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उनको आप देखें, वेक्टर रिजोल्यूशन देखें कि किस तरीके से वेक्टर रिजॉल्व होते हैं। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब बात करेंगे हम 5 मार्क के क्वेश्चंस की। 5 मार्क के क्वेश्चन जनरली डायरेक्ट होते हैं, इजी होते हैं, बस थोड़े से लेंदी होते हैं। जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से। तो आगे भी पैटर्न यही रहेगा, बोर्ड इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर पूछेगी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फोर्स निकालो दो चार्जेस के बीच में, या फिर डायपोल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे कि और अच्छी हो, बेटर हो। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप शेयरिंग, प्लीज़ कीप लाइकिंग दिस वीडियोस, थैंक यू।